नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कसाब याद है आपको? पूरा नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। 6 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक गोलियां बरसाने वाला एक पाकिस्तानी दहशतगर्द, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 166 निहत्थे लोगों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी थी। आपको लग रहा होगा आज मैं कसाब की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यह देश हिंदुत्व के कसाबों से भर गया है। नफरत की राजनीति की जो हवा चली है, उसने हमारे गली मोहल्लों को कसाबों के हवाले कर दिया है और हम अमन पसंद लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। नूह से लेकर इम्फाल तक, बहादुरगढ़ से लेकर बरेली तक, चुराचांदपुर से लेकर फरीदाबाद पलवल तक, रोड से रेलगाड़ी तक हथियार लहराते हुए हिंदुत्व के कसाब कट्टा और कटार चमकाते हुए घूम रहे हैं। और मोदी से लेकर योगी तक, अमित शाह से लेकर खट्टर तक, बीरेन सिंह से लेकर अजीत डोभाल तक अपने अपने महलों में बैठकर देख रहे हैं देश को जलते हुए ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। मैं क्यों बार बार कसाब का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि जिस जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में मोदी योगी का नाम लेकर रेलवे के कांस्टेबल चेतन सिंह ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बारे में याद करते हुए B6 कोच में सफर कर रहे कृष्ण कुमार शुक्ला सिहर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मुश्किल से 10 फीट की दूरी से उसे अपने सीनियर टीकाराम मीणा को गोली मारते हुए देखा। उसका चेहरा खूंखार हो गया था। कृष्ण शुक्ला कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कसाब खड़ा हो। उन्होंने ही आरपीएफ को इस नरसंहार के बारे में सबसे पहले सूचना दी थी। वो कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे चेतन सिंह के ऊपर शैतान सवार हो गया हो। आपको पता ही है कि चेतन सिंह को बाद में कहते हुए पाया गया था कि इस देश में अगर रहना है तो 2 ही लोग हैं, योगी और मोदी। वो मुसलमानों को लेकर नफरत से भरा हुआ था। यह केवल एक घटना नहीं है, पूरा देश जल रहा है। आखिर क्यों कृष्ण कुमार शुक्ला को लग रहा है कि फांसी पर चढ़ा दिए जाने के 12 साल बाद कसाब जिंदा हो गया है? और इस बार उसका नाम अजमल आमिर नहीं है, इस कसाब का नाम चेतन सिंह है। इस बार उस कसाब का नाम मोनू मानेसर है। इस बार उस कसाब का नाम है बिट्टू बजरंगी। और ऐसे कसाबों की टोलियां केवल मस्जिद के इमाम को नहीं मिटाना चाहती, यह करगिल की लड़ाई में देश की हिफाजत करने वाले के बेटे होमगार्ड के जवान नीरज को भी मार डालती हैं, राजमिस्त्री शक्ति को भी मार डालती हैं, डीसीपी को भी खत्म कर देना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि यह देश जले। क्या आप जानते हैं कि जिस नायब इमाम को गुरुग्राम की मस्जिद में मारा गया, वो कैसा देश चाहते थे? सुन लेंगे तो रोना आ जाएगा। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। इस तरह के गीत गाया करते थे इमाम साद। उनकी उम्र जानेंगे? केवल 22 साल। वो बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेहद गरीब परिवार से आते थे। उनकी पसंदीदा लाइन थी, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। लेकिन दंगाइयों को, कसाबों की टोलियों को, उनकी आकाओं को ऐसा देश नहीं चाहिए। कितनी अजीब बात है कि कसाबों की टोलियां अमन और भाईचारे की छाती पर चढ़कर नंगा नाच कर रही हैं और हुकूमतें मगन हो रही हैं कि चुनाव अपने हाथ में आ रहा है। हरियाणा के नूह में 6 घंटे तक दंगा होता रहा। दोनों समुदायों की तरफ से गोलियां चलती रहीं। 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। 6 लोगों को मार दिया गया अब तक, लेकिन कहीं भी पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आई। लोग पूछ रहे हैं कि जब यह सब चल रहा था तब पुलिस कहां थी, जबकि सबको पता था कि माहौल तनावपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कानून की नजर में भगोड़े हत्यारे को, मोनू मानेसर को हीरो बना दिया था। आपको हैरानी होगी कि ऐसे संवेदनशील माहौल में नूह के एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर चले गए थे। उनका चार्ज पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह के पास था और जब कसाबों की टोली पेट्रोल और माचिस की तीली लेकर आग लगाती घूम रही थी, तब एसपी लोकेंद्र सिंह 35 किलोमीटर दूर पलवल में मौज उड़ा रहे थे। उनसे पूछा गया कि कागजों में ब्रजमंडल यात्रा के लिए 900 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। जब हिंसा भड़की
तब ये लोग कहां थे, क्या कर रहे थे? इस पर उनका जवाब था, उस वक्त शायद इधर उधर हो गए होंगे। मुझे देखना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है? दंगाई जब गाड़ियां जला रहे थे तब उन्हें रोकने के लिए तैनात किए गए 900 पुलिस वाले इधर उधर हो गए थे, अपनी आंखें फेर ली थीं। यह है इस देश की व्यवस्था का सच। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ब्रजमंडल यात्रा में आए हुए लोग हथियार लहरा रहे थे, उपद्रव कर रहे हैं और पुलिस इस नंगेपन का तमाशा देख रही है। एबीपी न्यूज पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए कहा कि हिंदुओं को बिना परिणाम की चिंता किए हुए आगे बढ़ना चाहिए, और प्रोग्राम की एंकर ने एक बार भी नहीं टोका कि हम आपको अपने चैनल पर बैठकर दंगा भड़काने वाले बयान जारी नहीं करने देंगे। यह शर्मनाक है, फूहड़ है और डरावना है। सच यह है कि सत्ता, मीडिया और कट्टरपंथियों की तिकड़ी के आगे भारत का लोकतंत्र असहाय और भयभीत खड़ा है। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाइए कि खुद गुड़गांव के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कहना पड़ा कि किसी भी धार्मिक यात्रा में हथियारों का क्या काम। उन्होंने बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसने उनको इस यात्रा में हथियार ले जाने के लिए इजाजत दी और हथियार दिए। क्या कोई तलवार लेकर जाता है यात्रा में? क्या कोई डंडे लाठी लेकर जाता है यात्रा में? यह गलत है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? मतलब खुद मोदी के मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बखिया उधेड़ डाली। खट्टर कहते हैं कि इसमें साजिश हुई है। कमाल की बात यह है कि कानून की नजरों में भगोड़े और हत्यारे मोनू मानेसर को सरकार ने क्लीन चिट दे दी, जबकि उसने डंके की चोट पर यात्रा में शामिल होने की बात की थी। मोनू के इस संदेश के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। आपको पता ही होगा कि राजस्थान के गोपालगढ़ के जुनैद और नासिर को गो तस्करी के शक में हरियाणा के भिवानी में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इसी केस में मोनू मानेसर मुख्य आरोपी है। राजस्थान पुलिस के कागजों में मोनू फरार है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे गुंडों को रोकने वाले एसएसपी को 3 घंटे के भीतर इस हिमाकत की सजा दे दी जाती है और नूह मेवात में एसपी घटना के समय घटनास्थल से ही गायब रहते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मणिपुर से लेकर हरियाणा तक डीजीपी नाम का पद दंगाइयों के पैरों में नाक रगड़ता नजर आता है? नहीं, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि देश कसाबों के हाथ में कसमसा रहा है और देश के प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है विकास की राजनीति का गुजरात मॉडल। क्या समझे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको जरूर फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।